नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की लड़ाई अब और तेज हो गई है। परिवारवाद, विकासवाद जैसे तमाम मुद्दों को छोड़कर आतंकवाद के मुद्दे पर शिफ्ट हो गई है। प्रियंका गांधी के आतंकवाद फिजूल का मुद्दा है वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज हमला बोला और उन्होंने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती हैं। देखिए, जनता के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है? भैया, आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र में ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो के पहले कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार आगे वो करके दिखाएगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस की पहले भी सफाई हुई है, इस बार में बुंदेलखंड की जनता इनकी सफाई करेगी। अखिलेश इस बार 100 सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा का आतंकियों और माफियाओं का साथ कभी नहीं छूटेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज से इलाके में 5 वर्ष में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखा है कि 5 सालों में क्या सुधार हुआ है, जिसकी कल्पना लोगों ने शायद नहीं की थी। उसे भी मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी। अगले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में बड़ा बदलाव होगा। 1 साल के जवाब में कहा कि पिछली बार बुंदेलखंड ने भाजपा को 100% समर्थन दिया था, इस बार भी देगी। भाइयों बहनों, एक्सप्रेस वे मैं तो 2010 में भी आया था, हमीरपुर भी गया, मोहाबा भी गया,
चित्रकूट भी गया और मुझे आज भी याद है यहाँ की सड़कों की हालत क्या थी। मुस्लिम युवाओं के आतंकवाद के चार्जेस को समाप्त करूंगा। अखिलेश यादव ने 2013 में प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आज आतंकवादियों को छोड़ोगे, कल क्या पद्म भूषण दोगे उनको? मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आतंकवादियों को छोड़ दें? हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। आप भी यहाँ से बसपा सपा की सफाई कर देना। यहाँ के लोगों को पता है राजा छत्रसाल ने किस तरह से 56 साल तक झंडा बुलंद करके रखा था। अखिलेश देख सकते कि नहीं? अरे जो पिता को भूल गए, पिता भी उनका नाम भूल गए मेरे भाइयों। दूसरा, अखिलेश जी कहते हैं आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं, प्रियंका जी कहती है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आतंकवादी मरते हैं तो उनके घरों पर रोने अखिलेश यादव जी और सोनिया गांधी जी जाती है। करना है क्योंकि डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार ने बुंदेलखंड के पानी की प्यास बुझाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने तो पानी की ट्रेन भी वापस कर दी थी। अरे ट्रेन लेके तो क्या हुआ? हम हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद सोनिया गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए एक वर्चुअल संदेश जारी करके उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर रायबरेली ने के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं पर मोदी और योगी सरकार ने रोक लगा दी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए सोमवार को सोनिया गांधी ने पहली बार प्रचार किया। सोनिया ने कहा कि नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको नज़रअंदाज किया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली हैं, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। बहनें पाई जोड़कर घर चलाती हैं, लेकिन महंगाई उनका जीवन दूभर कर रहा है। वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। बहनों, भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन,
दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है। जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा प्रयास किया। सेवा और अधिकारों की राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई और रायबरेली में प्रचार किया और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। 5 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे इसी प्रांगण में हेलीपैड से उतर करके सीधे सभा मंच पे आने का अवसर मिला था। 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी आपके दम पर, आपके सहयोग से चुनावी मैदान में थी। इस बार समाजवादी पार्टी के चूरों को हिलाने के लिए अशोक वाजपेयी जी भी और नरेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस मंच पर हैं। मैं इस अवसर पर शाहबाद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हरदोई जनपद के सभी कार्यकर्ताओं को, हरदोई जनपद वासियों को प्राप्त हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो इन 5 वर्षों में आपने बदलती हुई देखी है और आज उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदोई जनपद, ये सभी सीटें और शाहबाद की क्या अहमियत है आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। और जिससे अपने सभी कार्यक्रमों को आज जब मुझे बताया गया पार्टी के द्वारा कि यहां आना ही है, तो फिर मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए कल सायंकाल को ही अपना कार्यक्रम यहां के लिए जारी किया। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की चोट से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो 5 साल समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी। जिन लोगों ने जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। भाइयों बहनों, 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने एक फैसला दिया है। 2008 में गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसमें 77 लोग पकड़े गए थे और 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और आश्चर्यजनक है
ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बाजान है ना, वो समाजवादी पार्टी का। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर एक एक कर कई हमले किए। मैं आज आप सबके सामने जब आया हूं, आज 21 तारीख को 23 तारीख को आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, मालूम है ना। मैं केवल ये कहने के लिए आया हूं कि मानवेंद्र जी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी है और केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी है तो आप सबको प्रत्याशी की तरह 24 घंटे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ मुझे, जरूर करेंगे। 24 घंटे ये जो बचा है काम करने के लिए, इसको काम करने में लगा दीजिए और आपको 23 तारीख को जब मतदान करने का मौका आएगा, अपने बूथ एरिया का कोई भी मतदाता घर में ना रह जाए, उनसे जाकर के अपील करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अगर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम करना है, गुंडा राज से जो मुक्त उत्तर प्रदेश है, इसे गुंडा राज से सदा सदा के लिए मुक्त करा करके रखने का काम करना है। वहीं हरदोई और रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों से हराएं। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे के चरण के लोगों ने उनसे ज्यादा वोट डाला, तीसरे चरण में भी उसी तरीके से जनता ने वोट डाल करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महसूस हो रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता मुकाबला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाबले में, किस चरण में ज्यादा हराया जाए। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओम प्रकाश राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया। मजदूरों की मदद हुई और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में कोई मदद नहीं की सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति
भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। परिवार लोगों से नहीं मिल पाए। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जोर शोर से प्रचार में जुटे। इस दौरान राजेश्वर सिंह से न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत की है। हमारे साथ हैं सरोजनी नगर से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रचार का अंतिम दिन है। सर, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया था। किस तरीके की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? प्रचंड बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। मैं तो जनता का इतना अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इतना अपार जन समर्थन तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में इतनी आस्था है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो इस क्षेत्र के संभ्रांत लोग थे, जो पहले चुनाव लड़ सके थे, जिनका क्षेत्र में कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर भी बड़ा स्थान था, वो लगातार आपके साथ आ रहे हैं। जी, सारे लोग, देखिए आशियाना के सारे गणमान्य लोग मेरे साथ हैं, सारे वर्ग के लोग साथ हैं, सारे समुदाय के लोग साथ हैं। यहाँ चुनाव में जाति आधार या वर्ग के आधार या धर्म के आधार पर बात नहीं करता हूँ, न मैं उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ जो समाजवादी पार्टी कर रही है। वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव लड़ती है, ये ठीक नहीं है, प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अपराधियों को लाके चुनाव लड़ाती है, ये भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। सर, आपने पहले भी कहा है कि जब आप इस क्षेत्र से जीतेंगे तो बहुत काम करेंगे, तो सबसे पहला वो कौन सा काम होगा जो इस क्षेत्र के लिए आप करना चाहेंगे? युवाओं के लिए, युवाओं का भविष्य अच्छा करना है, युवा केंद्र स्थापित करना है, युवाओं का कौशल विकास करना है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं, अच्छी जगह एडमिशन कराने हैं, उनका स्वरोजगार के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराने हैं। सर, लोग लगातार आपसे मिल रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी आपसे रख रहे हैं। लोग मिल रहे हैं आपसे, बहुत सारी उम्मीदें भी रख रहे हैं। लगता है कि वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी? बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा, आखिरी समय तक मेरा यही प्रयास रहेगा, सबकी उम्मीदें पूरी हों। ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज प्रचार का अंतिम दिन है और कहीं न कहीं सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का कहना है कि सरोजनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की वजह से ही ये चुनाव हारेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के आंखों की रोशनी गायब हो गई है। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इन सभी लोगों ने सरकारी ठेके से ही शराब खरीदी थी। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें कईयों की स्थिति काफी क्रिटिकल है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। माहुल नगर पंचायत में ये घटना हुई है। मेरठ में पारिवारिक झगड़े को लेकर ससुराल और मायके वालों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के में विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले हैं। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मिलन पैलेस के पास की यह घटना है। लखनऊ में गरीब बस्ती में दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। मामूली सी बात को लेकर यहां दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दबंग घर में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। महिलाओं को भी पीटा जाता है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी मारपीट की घटना में एक महिला और एक युवक को गंभीर तौर पर चोट आई है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के लाल कॉलोनी की घटना है, जहां पर दबंग युवक एक घर में घुसते हैं और मौजूद महिलाओं के समेत सभी लोगों से जमकर मारपीट करते हैं। बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके में ससुराल वालों का क्रूर चेहरा नजर आया। 3 साल पहले एक लड़की की बिराल गांव में शादी हुई, जिसके बाद से ससुराल पक्ष के लोग लड़की को दहेज के लिए परेशान करते थे। शादी के 3 साल बाद जब बेटी हुई तो ससुराल के लोगों ने पिटाई की और घर वालों से पैसे की मांग की। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और
के अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कौन लोग आए थे मारने? सर, एक मेरी जिठानी है रेशमी, एक रेखा, एक महिपाल, एक देवेंद्र गांव के ही है वो जी। ये लोग आए। पहले मैं 24 घंटे ताले में बंद रहती हूँ। मैंने जैसे ही ताला तोड़े मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया। सीओ साहब इनसे मिले हुए हैं जी। उन्होंने इससे पहले भी 24 दिसंबर को मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। आपको पहले भी मारने की कोशिश? कारण क्या है, क्यों मारते हैं? अभी इनका कारण यही है मैं अपने घर चली जाऊं, सब धंधे सब कुछ इन्होंने मुझसे ले लिया। मेरी एफडी तोड़ के उससे मैं मकान बनाए। जब से मकान बनाए तब से और भी ज्यादा दुश्मन बन चुके। जी ये मेरी ननंद है और मैं इनकी भाभी हूँ। इनकी शादी झाल में हुई और मैं झालू की हूँ जी। इनके सास ससुर इन्हें पसंद नहीं करते। कारण ये है कि इनकी बेटी हुई पहली की, वो बेटा चाहते थे। अच्छा। इसीलिए वो लोग इसे कहते हैं कि या तो ये घर छोड़कर खुद चली जाए या फिर वो इसे मार देंगे। कई बार पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकामयाब रहे। लेकिन कल हुआ ये कि उन लोगों ने घर का ताला तोड़कर, ये अपनी सेफ्टी के लिए ताला लगाए रखती थी, उन्होंने घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर इसके साथ मारपीट की, जिसमें इनके ससुर थे महिपाल सिंह और इनकी सास थी रेखा देवी और इनकी जेठानी थी रश्मि जी। और एक और थे उनके साथ जो नंबर 2 का काम करते हैं। उन सभी लोगों ने इस बुलेटिन में फिलहाल